नमस्कार जी। आज हम पंचायती राज का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। इस पार्ट को लाने का मुख्य उद्देश्य केवल आपको इस बात पर फोकस कर दें कि प्रश्न प्री में, किसी भी प्री परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसा बनेगा, कैसा आएगा और आपको किस प्रकार से समझना है, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत बड़ी गलती कर देते हैं प्रश्न को समझने में। जैसे कि वो ये कहेगा कि पंचायती राज एक्ट 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 जो लागू किया गया था उसमें क्या संवैधानिक व्यवस्था थी। बहुत सी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया था संविधान के अंतर्गत पंचायती राज एक्ट में कि किन किन चीज़ों को, किन किन अनुच्छेदों को पंचायत की कौन कौन सी बातें मैंडेटरी हैं और कौन सी बातें ऐसी हैं जो उस राज्य का विधायिका उस पर कानून बना सकती है। इन दोनों को जो कानून बनाए विधायिका ने और जो संसद के द्वारा संविधान संशोधन द्वारा जो कानून बने, इन दोनों को मिलाकर सभी किताबों में लिख दिया जाता है। लेकिन जब क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान में क्या उल्लेख है, तो हमारे दिमाग में किताब का वह भी उल्लेख किया हुआ याद आता है जो विधानसभा ने अपने यहाँ पर एक्ट बनाकर उसको जोड़ दिया है और उसे हम संविधान का पार्ट समझ करके गलत टिक लगाते हैं। तो आप अपने स्क्रीन में देखिए और ये रट लीजिए। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, चूँकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। अंग्रेजी के जो इंग्लिश मीडियम के जो अभ्यर्थी जो इंग्लिश में पेपर देते हैं वो नोट कर लें। हिंदी वाले, इसका मैं हिंदी में बात करूंगा, अनुवाद करूंगा तो आप हिंदी समझ जाएंगे। प्रेजेंट सिनेरियो को मैं पिछले 2 एपिसोड में बता चुका हूं। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं कंपलसरी प्रोविजंस को ले लेता हूं। कंपलसरी प्रोविजंस का आशय संविधान में लिख दिया गया है, उसको 100% अनुपालन कंप्लायंस करनी है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा इन ए विलेज। संविधान के 243A में कह दिया है कि एक ग्राम सभा प्रत्येक गांव में होगी। ये गांव एक गांव हो सकता है, एक से अधिक गांव हो सकते हैं। और ग्राम सभा मतदाता सूची में जिन सदस्यों का, जिन नागरिकों का, जिन निवासियों का नाम लिखा है और 18 साल के आयु पूरी कर चुके हैं वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होंगे। इतनी बात उन्होंने ग्राम सभा बता दिया है। ग्राम सभा के काम क्या होंगे ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है, केवल गठन बताया है किससे मिलकर ग्राम सभा बनेगी। तो 18 साल की आयु के ऊपर एक या एक से अधिक गांव मिलकर जो गांव बनते हैं, क्योंकि बहुत से गांव में मौजे होते हैं ना, आपको पता होगा, उप इकाइयाँ भी होती गाँव में, तो उनसे मिलकर के जो एक गांव बनेगा, गांव के जो 18 वर्ष की आयु के लोग होंगे और जिनका नाम मतदाता सूची में होगा उनसे मिलकर ग्राम सभा होगी। काम क्या करेंगे ये संविधान में नहीं लिखा। संविधान ने साफ कह दिया है क्या क्या काम करना है ग्राम सभा को, ये दे दिया है उन्होंने राज्य की विधानसभा को। इसलिए हम यहाँ पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, केवल उसकी चर्चा कर रहे हैं जो संविधान में लिखा है। ठीक है। अगला आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत टू ऑल सीट्स इन पंचायत एट विलेज, इंटरमीडिएट, डिस्ट्रिक्ट लेवल। 3 जगहों पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। विलेज लेवल पर विलेज पंचायत हो गई, ग्राम पंचायत हो गई, पहले बता चुका हूं। इंटरमीडिएट लेवल पर पंचायत समिति हो गई, जिसको आप ब्लॉक बोलते हैं उत्तर प्रदेश में। तीसरा है डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला पंचायत, जिसको हम जिला पंचायत कहते ही हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जिसका मुखिया होता है। तो 3 पंचायतों का गठन अनिवार्य है, ये संविधान का है। ठीक, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। विलेज, इंटरमीडिएट, डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक डाउट को मैं ठीक कर दूं। संविधान में यह भी लिखा हुआ है ऐसे राज्य जिनकी आबादी 20 लाख से कम है, वो राज्य चाहें तो जो मध्य लेवल का है पंचायत, इंटरमीडिएट,
जिसको बोलते हैं पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर, उसको या उसका गठन ना करें। 20 लाख से कम आबादी वाले राज्य चाहे तो तीनों करें और चाहे तो इंटरमीडिएट लेवल पर जो पंचायत समिति है उसका गठन ना करें। ठीक है। तीसरा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन टू ऑल सीट्स इन पंचायत एट विलेज इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल, डायरेक्ट इलेक्शन। कहा कि सभी सीटों पर पंचायत के, विलेज हो चाहे इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, इस पर सीधे चुनाव होगा। ठीक है। यानी कि सीधे चुनाव होने का मतलब ये है कि जो मेंबर चुन के आएंगे, अध्यक्षों की बात नहीं कर रहा है, ध्यान रहे, किसी भी स्तर के अध्यक्ष, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे पंचायत समिति का अध्यक्ष हो, ब्लॉक प्रमुख हो, और चाहे जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, इन तीनों अध्यक्षों के डायरेक्ट इलेक्शन की बात संविधान ने नहीं कही है। केवल 3 के डायरेक्ट इलेक्शन की बात कही है। वो 3 कौन कौन से डायरेक्ट इलेक्शन है? ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबर, पंचायत समिति ब्लॉक में पंचायत समिति के सदस्य, और जिला पंचायत में जिला पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत मेंबर। ये 3 डायरेक्ट जनता के द्वारा, लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुन के आएंगे। 3, ध्यान रखिएगा, 3। आपका ग्राम पंचायत अध्यक्ष, पंचायत समिति अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष के डायरेक्ट इलेक्शन की बात नहीं करता। ये कहा है कि इनमें से, अगला पॉइंट चौथा, इनमें से जो पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक और जिला पंचायत यानी कि जिला पंचायत अध्यक्ष, इन दोनों के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होंगे। यानी कि डायरेक्ट जनता नहीं चुनेगी, अप्रत्यक्ष रूप से होंगे, इनडायरेक्ट होंगे। कैसे होंगे, कौन वोट डालेंगे, इस पर विधानसभा निर्णय लेगी। ठीक है। और ग्राम पंचायत अध्यक्ष यानी कि प्रधान के लिए कहा कि चाहे तो राज्य अप्रत्यक्ष चुनाव करा ले और चाहे तो प्रत्यक्ष चुनाव करा ले। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने इसको प्रत्यक्ष कराया है जनता के द्वारा। ठीक है। संविधान में लिखा हुआ है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा किसके लिए? चेयरमैन ऑफ द पंचायत एट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये तो कहा है, लेकिन ग्राम पंचायत यानी कि प्रधान के लिए नहीं कहा है कि इसको आप इनडायरेक्ट करिए, इनको आप करिए इनडायरेक्ट, और चाहे डायरेक्ट करिए। ये छोड़ दिया राज्य की विधानसभा पर, और हमारे राज्य की विधानसभा में निर्णय लिया कि इसको हम जनता से ही निर्वाचित करके रखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला है 21 years टू बी मिनिमम एज फॉर द कंटेस्टिंग इलेक्शन टू द पंचायत। पंचायत में यदि कोई चुनाव लड़ना चाहता है, पंचायत का किसी भी लेवल का हो, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर वार्ड मेंबर तक, तो उसकी 21 साल आयु पूरी होनी चाहिए। बस विधानसभा लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल की आयु का होना जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर 21 साल की आयु पर्याप्त है। अगला पॉइंट, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बोथ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन SC ST इन पंचायत। संविधान में लिखा गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, बोल रहा हूं मैं बार बार, कंपलसरी। हमारे रिजर्वेशन के लिए लिखा गया है कि SC ST का तो सभी जगहों पर आरक्षण होगा, चाहे मेंबर का निर्वाचन हो और चाहे अध्यक्षों का निर्वाचन हो और चाहे प्रधान का निर्वाचन हो। OBC के लिए राज्य के पास छोड़ दिया गया था, यानी कि हमारे कंपलसरी प्रोविजन नहीं है, आप OBC को आरक्षण दीजिए चाहे न दीजिए, ये राज्य निर्णय लेगी। ठीक, लेकिन SC ST का आरक्षण अनिवार्य है। 1/3 महिला, 7वां नंबर, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स, 1/3 सीटें
चाहे मेंबर के रूप में हो या चाहे अध्यक्षों के रूप में हो, महिलाओं को तीनों स्तरों पे मिलेंगे, ग्राम के स्तर पर भी, ब्लॉक के स्तर पर भी और जिला के स्तर पर भी। महिला का आरक्षण 1/3 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा, ये कंपलसरी है, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था। 5 साल का कार्यकाल होगा। अगर 5 साल से पहले कोई पंचायत भंग हो जाती है और उसका कार्यकाल कम से कम 6 महीने से ज़्यादा बचा है तो दोबारा चुनाव होगा शेष अवधि के लिए, जितनी अवधि बची रह गई थी। ठीक, स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव कौन कराएगा, ये मस्ट है, आप पिछले एपिसोड में बता चुका हूं। निर्वाचन आयोग, इसका एक अलग निर्वाचन आयोग होगा, वो राज्य के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, वो नियुक्त किया जाएगा, चूंकि गठन किया जाएगा, चूंकि हमारे संविधान में गठन की प्रक्रिया के बारे में कहा है राज्य की विधायिका निर्णय लेगी, लेकिन एक लाइन जोड़ दिया है कंपलसरी। वो क्या लाइन जोड़ दिया है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति, कमिश्नर की नियुक्ति तो राज्यपाल महोदय करेंगे, लेकिन हटा नहीं पाएंगे। 5 साल का कार्यकाल होगा कमिश्नर का, इलेक्शन कमिश्नर का 5 साल का कार्यकाल होगा, लेकिन हटाने की पावर गवर्नर के पास नहीं होगी। हटेगा वो वैसे, रिमूव फ्रॉम द पोस्ट वैसे ही होगा जैसे कि हाई कोर्ट के जजेज होते हैं। उनकी प्रक्रिया इम्पीचमेंट मोशन का है, वो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य के द्वारा ही बहुमत से द्वारा हटेंगी। ऐसे ही स्टेट फाइनेंस कमीशन के बाद कहा है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाएगा, जो राज्य और पंचायतों के बीच में राजस्व, शुद्ध राजस्व के बंटवारे, अनुदानों के बारे में बात करेगा। तो राज्यपाल को कहा गया है कि आप इसको लागू होने के पंचायती राज 2 साल के अंदर स्टेट फाइनेंस कमीशन गठन कर दें और हर 5 साल में गठन करेंगे। जैसे नेशनल स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, आपको पहले बता चुका हूं, वैसे ये स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम पंचायतों और नगर पालिकाओं के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए है। ठीक है, तो ये कंपलसरी प्रोविजंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं, इसमें कोई भी शिथिलता नहीं है। ये आप 9 कार्य जो हैं मोटे मोटे इनको रट लीजिएगा, जब लिख के आए संविधान में क्या मैंडेटरी है, क्या कंपलसरी है, इन तो आप याद करिएगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने चुनाव कराया था 73rd अमेंडमेंट के अंतर्गत। वो थी डेट 30 मई 94। और जो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमली जामा पहनाया गया है वो एल.एम. सिंघवी कमेटी की रिपोर्ट 1986 में आपको मैंने बताया था। एल.एम. सिंघवी और थुंगन और गाडगिल, ये 3 कमेटियां ऐसी थीं जो जिसके आधार पर ही 73rd अमेंडमेंट लाया गया था। और यह भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 20 लाख से नीचे का अगर कोई भी राज्य है तो वहाँ पर पंचायत समिति यानी ब्लॉक लेवल पर पंचायत का गठन करे राज्य या ना करे, ये उसको डिस्क्रिप्टिव पावर है। तो कैसे लगी आपको पंचायती राज के बारे में ये तृतीय एपिसोड, आप लाइक करिएगा और इसे शेयर करिएगा अधिक से अधिक लोगों के बीच। अगली कड़ी में हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके महत्व, इसकी कमियां, सुधार के उपाय और क्वेश्चंस आंसर सेशन के रूप में लेंगे। आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। प्री कम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के सेशंस, आप मेरी प्ले लिस्ट में मेरे वीडियोस लगातार आप जा रहे हैं, आप प्ले लिस्ट से मेरे सारे वीडियो देखते रहें और अपनी पकड़ मजबूत करें। और विशेष कुछ इसमें और चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में तो आप जरूर बताइएगा। इसके बाद हम अन्य आगे चल के विभिन्न टॉपिक लेंगे, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट इवेंट। आप निगाह लगाए रखिए मेरे वीडियो में, आपको वो सारी नेसेसिटीज जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होता है, जरूरी होता है, उन सब के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बारीकी के साथ आप पर उस पर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।